नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। किसी ने ऐलान नहीं किया, ये मैं कह रहा हूं। ये विश्लेषण है कि जिस तरह से बुधवार की शाम वाईबी चौहान, बुधवार दोपहर के बाद से वाईबी चौहान में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सारे मंत्रियों, सारे विधायकों, सारे पूर्व विधायकों, सारे विधानसभा का चुनाव लड़ चुके लेकिन पराजित नेताओं और सभी सांसदों और संसद का चुनाव लड़ चुके, लोकसभा चुनाव लड़ चुके सारे नेताओं को बुलाया गया था। शरद पवार खुद थे, वो सबकी क्लास ले रहे थे, सबसे पूछ रहे थे कि उन्होंने क्या काम किया, अपने क्षेत्र में क्या काम किया, मंत्री हैं तो सरकार में क्या काम किया। एक तरह से प्रगति पुस्तिका बोलते जो, वो देख रहे थे, टटोल रहे थे। सारे मंत्री थे राष्ट्रवादी के और सबने अपनी अपनी तरफ से उनको अपने कामों का लेखा जोखा बताते हैं कि ये तो बहाना था। ये तो चूंकि शरद पवार जी बैठक बुलाए हैं तो मीडिया का ध्यान जाना ही जाना है, तो किस बहाने बुलाएं? तो वो बहाना ये था कि जो लोगों के कामों की समीक्षा करना है। लेकिन हाँ, उसमें जरूर एक कह दिया गया कि आप सारे चुनाव लड़ने की तैयारी करके रखो। जो भी चुनाव आएंगे, चुनाव लड़ना है। उसका तात्पर्य बीएमसी का चुनाव भी है, या जो 10 बीएमसी के अलावा 10 और महानगर पालिका अर्थात 11 महानगर पालिका चुनाव आने जा रहे हैं, वहां चुनाव लड़ना है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि मध्यावधि चुनाव नजदीक है, मध्यावधि चुनाव हो सकता है, ये भी आशंका जताई जा रही है। जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियां सीआईडी, सीबीआई, ईडी, एनआईए तत्परता से जांच कर रही है, जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और शिवसेना के मंत्री फंसते दिख रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं, उससे निश्चित है कि मामला अब बिगड़ चुका है, मामला बिगड़ रहा है। अनिल देशमुख फरार हो गए हैं। अनिल देशमुख है ही नहीं इंडिया में है कि विदेश चले गए, कहा नहीं जा सकता। शिवसेना के मंत्री पाइपलाइन में हैं, कभी भी उन्हें गिरफ्तारी हो सकती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ मंत्री छगन भुजबल ईडी के चक्कर में जेल जाके आए हैं। तो एक जिस तरह से लाइन दिख रही है, उस लाइन को देखकर तो लग रहा है कि सरकार एक दिन बर्खास्त हो जाएगी, या उद्धव ठाकरे जी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी इन सबसे ऊब करके इस्तीफा देके हट जाएंगे। क्योंकि उद्धव ठाकरे एक स्ट्रेट चलने वाले, एकदम स्ट्रेट मार्ग पर चलने वाले, सीधे सरल मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं। उनको इस तरह का षड्यंत्र नहीं आता। जिस तरह का षड्यंत्र राजनीति में किया जाता है, उस तरह के षड्यंत्र के वो खुद अभ्यस्त नहीं है। वो सीधे साधे राजनीति करना उनको आता है। कट्टर हिंदूवादी राजनेता थे वो। जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बनाए, मुख्यमंत्री बने, उनको धर्मनिरपेक्ष बनना पड़ा है। उनको कई बार तो लगता है वो खुद कंफ्यूज हो जाते होंगे कि उद्धव ठाकरे जी वो हैं जो श्रीमान स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र थे, या उद्धव ठाकरे वो हैं जिनको मार्गदर्शन शरद पवार दे रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष उद्धव ठाकरे जी। शायद मुझे लगता है वो खुद कंफ्यूज होते होंगे। वैसे बहुत बोलते नहीं है वो, उनकी जबान लूज टाक तो कदापि नहीं है। एक आध उदाहरण छोड़ दिया जाए, योगी आदित्यनाथ के बारे में चप्पल मारने वाली बात जो उनके मुंह से गलती से निकल गई होगी, ऐसा मुझे लगता है। उसके अलावा ऐसे उनके लूज टाक वाले बयान कभी नहीं मिलते। मैं 35 ईयर से पॉलिटिकल जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता कैसा हो, उनका स्वभाव ऐसा नहीं है। लेकिन शरद पवार जी संकेत क्या दे रहे हैं? यही शरद पवार जी उद्धव ठाकरे को जबरन मुख्यमंत्री बनाए थे। उद्धव ठाकरे तैयार नहीं थे। अब यही शरद पवार जी अपने पार्टी की मीटिंग में कह रहे हैं कि चुनाव के लिए तैयारी करो, अपने बल पर चुनाव लड़ो। तत्काल तो महानगर पालिका के सारे चुनाव हैं, अगर अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे, शिवसेना अपने को मजबूरन अपने बल पर लड़ना पड़ेगा। और कांग्रेस तो कब से स्वबल का नारा देती बैठी है। तो अगर सब स्वबल लड़ेंगे, माने अपने अपने बल पे अकेले के लिए लड़ेंगे, तो चतुष्कोणी पंचकोणी मुकाबला होगा। ऐसे में नुकसान निश्चित रूप से शिवसेना का होना है, क्योंकि शिवसेना अब तक कट्टर राष्ट्रवादी, कट्टर हिंदूवादी, कट्टर राम भक्त पार्टी थी, तो और भाजपा के साथ थी। भाजपा से अलग होकर भी लड़ी है तो भी अपने हिंदुत्व को छोड़ा नहीं था। और इधर 1.5-2 साल में जब शिवसेना धर्मनिरपेक्ष बनी है, तो उनका वोटर निश्चित रूप से कंफ्यूज हो गया होगा। अगर वो कट्टर राम भक्त वोटर होगा, कट्टर हिंदूवादी वोटर होगा, तो इनके वो धर्मनिरपेक्ष वाली भूमिका से वो संभ्रमित होगा, निश्चित रूप से संभ्रमित होगा। तो अगर राम भक्त होगा तो राम भक्त पार्टी के पास जाएगा,
जो पार्टी राम का नाम लेके सत्ता में आई हो, जो पार्टी राम का नाम लेके राम का एजेंडा चलाई हो, उसकी तरफ जाएगा, या जो कट्टर हिंदूवादी पार्टी हो उसकी तरफ जाएगा। महाराष्ट्र में भाजपा को कई बार लोग ऊपरी बाहरी कह लेते हैं, वो अलग बात है कि सारे नेता यहीं के हैं, लेकिन तो इनका विकल्प तैयार हो चुका है, वो है राज ठाकरे। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एकदम कट्टर हिंदूवादी पार्टी बन के उभर रही है। उसने अपना जो उत्तर भारतीय विरोधी नारा था खत्म कर दिया, उल्टा इतना बढ़िया सौम्य स्वभाव अपनाना शुरू किया है, सौम्य रिश्ता रखना शुरू किया है कि वह भी दिन सामने आपको दिख जाएगा जब मनसे के लोग चाची पाल आगी दादी प्रणाम कहते दिखेंगे। शिवसेना के लोग कहते हैं, उत्तर भारतीय बहु इलाकों में शिवसेना के लोग चाची काकी दादी मामी कहते हैं, और रिश्ता और ऐसे बोलते हैं नेचुरल टोन में, अवधि में, भोजपुरी में बोलते हैं कि आपको अगर नाम नहीं मालूम होगा तो आप नहीं समझेंगे को गैर भोजपुरी बोलने वाले हैं, गैर अवधि बोलने वाले हैं, क्योंकि उनका मिलना जुलना अब बहुत अच्छे संबंध रखते हैं शिवसेना वाले। ऐसा मनसे वाले भी शुरू करेंगे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वाले शुरू करेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के महासचिव वागीश सारस्वत ने कहा कि हम तो सबके साथ लेके चलने की सोच रहे हैं, लेकिन भगवान श्री राम को प्रमुखता से रखते हुए हमारे लिए हिंदुत्व सबसे प्रमुख है। हिंदुत्व महाराष्ट्र तो हमारा है ही है, महाराष्ट्र के बारे में तो हम सोचेंगे। ये मनसे का जो नया नारा है वो, इसका मतलब वो चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। शरद पवार जी की चर्चा हो रही है, शरद पवार जो कह दिए हैं कि अपने बल पर चुनाव लड़ने की तैयारी करो, यह मध्यावधि चुनाव की तरफ संकेत है। हो सकता है क्योंकि सरकार बर्खास्त भी हो सकती है। जिस तरह से 9-9, 10-10, 12-12 लोग ईडी, सीबीआई, एनआईए की जांच में है, एनआईए की चार्जशीट में अनिल देशमुख का नाम है, बताइए, एनआईए पुलिस कमिश्नर का नाम है, और एनआईए की चार्जशीट में यह स्पष्ट है कि पुलिस ने ही अंबानी घर के सामने जिलेटिन रखा था। एपीआई वाजे और प्रदीप शर्मा इनकाउंटर स्पेशलिस्टों का ही षड्यंत्र था जो जिलेटिन रखा गया है। ये एनआईए की रिपोर्ट 10,000 पेज का चार्जशीट सबमिट हो गया कोर्ट में, जिसमें अनिल देशमुख पर भी आरोप है, परमवीर सिंह जो मुंबई पुलिस कमिश्नर, तत्कालीन पुलिस कमिश्नर थे, उन पर भी आरोप है। कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। ईडी से अगर बचते दिखे तो एनआईए गिरफ्तार करवा सकती है, और पता नहीं कितने और मामलों में इनकी जांच चल रही है। तो इतना ही नहीं, राष्ट्रवादी के छगन भुजबल हो गए, अनिल देशमुख हो गए, धनंजय मुंडे पर दूसरी शादी करने का मामला है वो चल ही रहा है, जितिन दवाट पर भी आरोप लगे हैं। अजित पवार तो सीधे सीधे ईडी घोटाले के चक्कर में आ ही गए हैं। जरनेश्वर सहकारी कारखाना के मामले में तो वो बुरी तरह से फंसे हुए हैं, पूरा उनकी धर्मपत्नी, उनका पूरा परिवार फंसा दिख रहा है। अगर अजित पवार फंसेंगे मतलब शरद पवार फंस रहे हैं। शरद पवार को ईडी की नोटिस आई थी चुनाव पहले, याद है, 2002 साल पहले, खुद तैयार हो गए, मैं आता हूं ईडी ऑफिस में। खैर ईडी की नोटिस नहीं आई थी, कोर्ट के आदेश पर ईडी को नोटिस देना था, सोचा गया होगा, इनको भनक लग गई, भाई पहुंचे हुए नेता हैं, चल दिए। और भाजपा ने थोड़ा इनकी मदद भी कर दी थी, क्योंकि इनका ग्राफ जो है विधानसभा में 20-22 विधायक ही आने के दिख रहे थे, तो भाजपा चाहती थी शिवसेना को अंकुश में रखने के लिए इनके कम से कम 40 सीट से ऊपर आ जाए, इसलिए वो माहौल में भाजपा ने काउंटर नहीं किया, और उसका फायदा उनको मिला, ईडी की सहानुभूति मिली ईडी की नोटिस का, और प्लस एक दिन बीतते हुए रात को जो प्रचार कर दिए बुजुर्ग हैं शरद पवार जी, उस प्रचार का फायदा मिला। पश्चिम महाराष्ट्र में इनको जनता ने दोनों हाथों से मतदान किया, इनकी झोली भर दी, और ये जो 20-22 सिमट रहे थे 50-55 पे चले गए, 50-55 विधायक आ गए। उसी के चलते आज महाराष्ट्र में सत्ता में है, गैर विचारधारा वाले लोगों को मिला करके सत्ता में है। ये शरद पवार जी की अपनी राजनीतिक चाल है, और ये सफल राजनीतिज्ञ हैं, इसके बारे में किसी को मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज जो चर्चा है कि वो बैठक में क्या कहे, बैठक में तैयारी करो कहे, तो उसका 2 अर्थ लगाया जा रहा है कि सारी महानगर पालिका चुनाव में अपने बल पर लड़ना है, और मध्यावधि चुनाव सामने है उस पर लड़ना है। ये तो 2 ऑन रिकॉर्ड हो गया, लेकिन जो कोई बोलेगा नहीं, लेकिन बोल दिया गया होगा, बिना बोले जो कह दिए होंगे, वो ईडी से बचने के रास्ते की बात। ईडी परेशान कर रही है, एनआईए परेशान कर रही है, सीबीआई परेशान कर रही है। सीबीआई को तो बाकायदे कोर्ट के आदेश से उनको जांच करने का सिलसिला शुरू किया गया है, तो सीबीआई को रोकना मुश्किल है, ईडी को रोकना मुश्किल है, एनआईए कोई रोक ही नहीं सकता, वो अपने आप में एफबीआई की तर्ज बनी बड़ी एजेंसी है। इसी तरह से सत्तारूढ़ दल के और 7 लोग ईडी के चक्कर में हैं। प्रताप सरनाइक हैं, अनिल परब मंत्री हैं, भावना गौली सांसद हैं विदर्भ की, संजय राठौड़ मंत्री थे, उनको छोड़ना पड़ा, ईडी उनका चक्कर अलग है, उनको बाहर निकालना पड़ा, उनको ईडी नहीं है, उनका तो चारित्रिक मामला था। एक महिला
आत्महत्या कर चुकी है, वो चक्कर है। मिलिंद नार्वेकर भी CRZ के चक्कर में वो संकट में है। यशवंत जाधव जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन BMC को संकट में है। यामिनी जाधव विधायक हैं, गलत एफिडेविट चक्कर में उनका विधानसभा का सदस्यत्व जा रहा है। तो इस तरह से पूरी सरकार का बहुत बड़ा एक हिस्सा किसी न किसी रूप में संकट में है। तो ये बैठक में जिस पर चर्चा हुई वो तो चुनाव कार्यों की समीक्षा, लेकिन जिस पर चर्चा नहीं हुई तो संकेत देना था वो ये दिया गया है कि ये जो केंद्रीय एजेंसियां लगी हैं पीछे, इनसे भी बचने का रास्ता ढूंढना है। हो सकता है सब लोग, इसे कांग्रेस में कहते हैं ना, सर्वाधिकार सोनिया जी को सुरक्षित कर दिया गया है, फैसला ले मुख्यमंत्री भी बनेगा, वैसे सारे लोग अपना सारा अधिकार पवार साहब को दे दिए हैं कि आप जो फैसला लेंगे वो मान्य है। फैसला सरकार से बाहर होकर के अपने लोगों को बचाने का फैसला लेना है तो शरद पवार लेना है। सरकार बर्खास्त हो रही है तो क्या करना है वो फैसला शरद पवार लेना है। अथवा अपने लोगों को बचाने के लिए भाजपा से जो पुरानी दोस्ती है उसमें पेंग बढ़ा के आगे बढ़ना है क्या, वो फैसला शरद पवार लेना है। ठीक है, नवाब मलिक उनके जो प्रवक्ता हैं, मंत्री हैं, वो अपने हिसाब से भ्रमित करने के लिए बयान देते रहते हैं कि हमारी तैयारी चल रही है, स्थानीय लेवल पे मीटिंग होगी, स्थानीय लेवल समझौता होगा, कारपोरेशन की बात कर रहा हूँ। तो वो ठीक है, वो तो भ्रमित करने का काम है। शरद पवार जी हैं, शरद पवार जी क्या करना है वो अपने प्रवक्ता को बताएंगे। फैसला लेने के बाद आदेश उनका आएगा कि ये करना है। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही, लेकिन मध्यावधि चुनाव की आहट तो सुनाई पड़ने लगी है। जिस तरह शरद पवार बैठक लिए हैं, लग तो ऐसे ही कुछ रहा है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है शरद पवार जी जो आहट सुन लिए हैं, पहले भाप लिए हैं, क्या वो सही है? अगर सही लगता है, आपको हमारा ये चैनल कैसा लगा, हमारा यह वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।